यूं ही चले गए, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करते हैं 1 मिनट में। तो आज हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का जो सेशन है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ आंसर बताएंगे, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्या होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी क्या होती है ये बताएंगे, और कंक्लूजन क्या होता है ये बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने हमारे जो संस्थान है सुखश्रेष्ठ एकेडमी, उसने कुछ सीरीज लॉन्च की गई हैं, जिसमें 3 सीरीज ये हैं जो प्री और मेंस को फोकस करके की है। 2 टेस्ट सीरीज शुरू की गई हैं, जिसमें पीसीएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें 13 टेस्ट 199 रुपये के, और आरओ हिंदी की टेस्ट सीरीज 99 रुपये की हैं। और ये आंसर राइटिंग का सेशन जो आप देख रहे हैं ये शुरू किया है गया ही है। तो जो 3 सीरीज है उसमें लक्ष्य सीरीज है, सिलेक्शन सीरीज है, अब ठीक है। तो ये प्री को फोकस करके की गई है। लक्ष्य में ईयर वाइज लिए गए हैं 2010 से 13 तक, और सिलेक्शन में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लिए गए हैं, जिसमें 34 वर्षों के लिए गए। तो आपको ये जुड़ना है, इससे ये दोनों फ्री है। और ये निर्णायक भी सीरीज फ्री है। ये यूपी पीसीएस का जो यूपी स्पेशल पेपर है 400 अंकों का, उसके 200 क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। तो इससे आप जुड़िएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़ के लाभ उठाइएगा। यहाँ पर आप इस लोगो को जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप का लोगो है। यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन की पीडीएफ मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर है, जिसको हम देखेंगे। तो ये उत्तर की संरचना के 3 भाग है, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष। जैसे मेंस की आंसर राइटिंग की जो कॉपी होती है वो इस प्रकार की होती है। तो हमें किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना होता है। यह लगभग 10 से 15% हिस्सा होता है किसी भी पर्सन उत्तर का, और ये भी 10 से 15%। बाकी 70 से 80% हिस्सा उसकी बॉडी होती है, यानी कि ये वाला पार्ट बहुत मुख्य होता है, और इस हिस्से में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो आगे चलते हैं। तो किसी यहाँ से हम गए थे क्योंकि हमारे माइक की आवाज़ खुली नहीं थी, हमें पता नहीं था, पढ़ाने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो इसलिए माइक बंद था और क्लास 10 मिनट की वैसी चली गई। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो आंसर हम लिखते हैं, हमने उसको मोटे मोटे 2 हिस्सों में बांटा। किस आंसर को कैटेगरी में अगर किया जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी, कहाँ पर क्या, उसका कैटेगरीशन हमारे अनुसार है ये। तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की परिभाषा में मत जाना, है ना। सब्जेक्टिव पार्ट में इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है इस आंसर का। ऑब्जेक्टिव पार्ट में वैल्यू एडिशन होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में मल्टी डायमेंशन अप्रोच क्या है, जैसे उस पर जो ये पर्सन पूछा गया था, इसका जब हम आंसर लिख रहे हैं तो इस आंसर में हम इसका हिस्टोरिकल पार्ट भी लिख सकते हैं आंसर में, इसका कल्चरल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, इसका इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इथिकल, पॉलिटिकल और क्या सोशल और साइंस से संबंधित इसके एस्पेक्ट देख सकते हैं। ये इसका मल्टी डायमेंशन अप्रोच हो गया इस पर्सन के उत्तर का। सरवण, ओके सरवण भाई, आवाज एक्चुअली अब आई है, हमको पता नहीं था, माइक ऑफ था, क्योंकि पढ़ाने का ज्यादा अनुभव नहीं है इसलिए गलती हो गई, माइक ऑन नहीं किया। तो थैंक यू, अब शायद आवाज आ रही है। वैल्यू एडिशन में हम मैप, फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट, जो भी आप करना चाहो वो यहीं पर जाएगा। और वर्तमान में यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इसकी वजह से सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर तो आप जानते हैं, अगर किसी चीज का आप परिणाम, प्रभाव, कारण, निवारण, चुनौती, कमियां लिखेंगे, सब बच्चे मोटे मोटे एक ही जैसा लिख देते हैं, मगर असली अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। और हमारा सबसे ज्यादा फोकस इस पे रहेगा, क्योंकि ये काम है आपका। अगर आपको पर्सन पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए उस पर्सन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल अप्रोच क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल क्या है, वो सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल की है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम आपको इसमें मास्टरी हासिल कराएंगे। अगली हमारी 4 से 5 क्लास केवल इसी पे फोकस रहेगी, और आप उसको जुड़िएगा। लास्ट में जब हम सारी सेशन मेंस आंसर राइटिंग की 7 से 8 क्लास हो जाएंगी, तो मॉडल आंसर फिर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 1-2-3 पर्सन लेंगे, उनके मॉडल आंसर देंगे, मगर उससे पहले मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य किस पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हमें उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या बात ध्यान रखनी होगी।
जब भी हम पर्सन को पढ़े उसको आइडेंटिफाई करें, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। हमने मान लिया एक पर्सन पढ़ा यूपीएससी का यूपीपीसीएस का, तो उसको अच्छी तरह से पढ़े, उसमें जितने भी पार्ट सब पार्ट पूछे गए उनको आइडेंटिफाई कर ले, यानी कि उनको सर्कल में कर ले या अंडरलाइन कर ले, उन्हीं के बारे में अलग अलग विस्तार से चर्चा करनी होती है। ठीक है। एडिकेट वर्ड्स, जैसे यूपीएससी में 10 अंकों का जो पर्सन होता है उसमें 150 शब्द लिखने होते हैं, यूपीएससी में 15 अंकों के पे 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, यूपीपीसीएस में 8 अंक पे 125 शब्द लिखने होते हैं और 12 अंकों पे 200 शब्द लिखने होते हैं। इस शब्द सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है। ये लिए आपके लिए क्या है, लक्ष्मण रेखा है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। 25 वर्ड्स एक पेज पे आने चाहिए। जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपी होती है, सॉरी 75 वर्ड्स, कितने हमारी मेंस की जो आंसर राइटिंग की कॉपी होती है तो उस पे लगभग 75 एक पेज पे हमारे वर्ड्स होने चाहिए, और ये 75 वर्ड्स 5 से 6 लाइनों में विभाजित होने चाहिए। जब हम आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखने में हम अंडरलाइन करते हैं, तो हमें कितनी अंडरलाइन करनी चाहिए, उस पेज का 10 से 15% हिस्सा हमारा अंडरलाइन के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है नहीं। हम अपने उत्तर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और उसको पैराग्राफ और पॉइंट यानी कि मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट भी हमें ध्यान रखना है कि किस पर्सन को कितना उसके उत्तर को टाइम दिया जाए। जैसे यूपीएससी में 10 अंकों का जो पर्सन आता है उसमें मिनिमम 8 मिनट देनी चाहिए, 15 अंकों का जो पर्सन आता है उसमें कम से कम 10 मिनट देनी चाहिए, यूपीपीसीएस में 8 अंक का जो पर्सन आता है उसमें कम से कम 6 मिनट देनी चाहिए, और 12 अंकों के यूपीपीसीएस में पर्सन में 10 मिनट देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी हम केवल आपको एक पर्सन के उत्तर लेखन तक पहुंचने में, जब हम लिखते हैं वे सारी चीज़ें पहले ही बता देना चाहते हैं जब आप उत्तर लिखो, ताकि आप उनको ध्यान में रखकर अपना उत्तर लिखें। बाद में 3-4 मॉडल आंसर भी आपको क्वेश्चन ले जाएंगे, उनके आंसर दे जाएंगे। आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने जो 4-5 क्लास में सीखा आपको कितना अनुभव यहाँ से हुआ। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी संरचना इस प्रकार है। उसका एक 3 भाग होते हैं, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, बॉडी और कंक्लूजन, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये हमारा पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन। किसी भी पर्सन को जब हम पूछते हैं, एग्जाम में पर्सन आता है तो उसमें कई तरह से उसका इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। यह पर्सन को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होने चाहिए उन्हीं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है, यानी कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का जब आंसर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो पूछा गया इस क्वेश्चन में वो कीवर्ड क्या था, उस कीवर्ड को हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर पर्सन करंट बेस है तो इंट्रोडक्शन भी हमारा करंट बेस होगा। अगर पर्सन में कोई डेफिनेशन पूछी गई है, जैसे धर्मनिरपेक्षता पे पर्सन आ गया, या प्रवासी पे पर्सन आ गया, या ज्वालामुखी पे पर्सन आ गया, या इथिकल वैल्यू में मोरलिटी पे पर्सन आ गया है इसको, या किसी अभिवृत्ति पे पर्सन आ गया। ओके सरोन भाई, अभी भी आवाज आ रही है? कम तो नहीं आ रही है? एक्चुअली मैं बहुत धीमी आवाज में ही बोलता हूँ, मगर अपनी तरफ से बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, और तेज बोलने की कोशिश करूंगा। तो डेफिनेशन बेस भी हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे 4th पेपर में आपसे पूछ लिया गया करुणा क्या है, करुणा का प्रशासन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करुणा से हम क्या क्या समाज में सुधार ला सकते हैं। ठीक है नहीं। तो इस तरह के पर्सन में डेफिनेशन करुणा की बतानी होगी हमें। फैक्ट बेस्ड पर्सन हो सकता है, परिचय कोई तथ्यात्मक। ओके ओके, अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब तो आनी चाहिए भाई सरवन, कोशिश करेंगे कि और तेज बोले। ठीक है नहीं। तो फैक्ट बेस हमारा आंसर होना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बेस भी हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मान लिया कि कोई घटना है, जैसे बौद्ध धर्म पे पर्सन आ गया या शांति पे पर्सन आ गया, शांति वर्तमान में, ठीक है, वैश्विक शांति के क्या प्रयास किए जाने, तो बौद्ध धर्म के हम सिद्धांत दे सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने या गांधी जी ने शांति के बारे में क्या कहा, तो वहां से भी हम शुरू कर सकते हैं। कोर्ट बेस होता है,
जैसे बहुत सारी कोटेशन आती है ना, किसी महान व्यक्ति ने कुछ अपने विचार दिए तो कोटेशन से भी उसको शुरू कर सकते हैं अपने आंसर का इंट्रोडक्शन। और एक्सप्लेनेशन बेस भी कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सप्लेन करके जो चीज़ें पूछी गई है उसी को ही एक्सप्लेन कर दे, ठीक है नहीं। तो इतने टाइप का हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी पर्सन का, वो इतने टाइप से लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए। आप चाहे इसका एक वो बना ले फॉर्मूला, क्या बना सकते हैं हम, ABCD के फॉर्म में हम बना सकते हैं, CDEFHQ। ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है कि क्या, करंट बेस, ठीक है, डेफिनेशन बेस, ई क्या है, ई एक्सप्लेनेशन बेस, फैक्ट बेस, हिस्टोरिकल बेस और कोटेशन बेस। तो ये आपको टाइप पता होना चाहिए। आप पहले 5-10 पर्सनों की प्रैक्टिस केवल इसी आधार पे करेंगे। पहले उनको डिफाइन करेंगे पर्सनों को, मेंस में जो आए हैं यूपीपीसी से यूपीएससी में, कि ये पर्सन किस कैटेगरी में जा रहा है। आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। ये जैसे यहाँ पर हमने लिया है 1857 के ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर है, उसके जो पर्सन दिए गए हैं वो है, और ये शायद 2020 का पर्सन पत्र है मेंस का, GS1 का। तो इसमें हम देखते हैं क्या बात है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। तो हमारा क्या है, परिचय हिस्टोरिकल बेस हो जाएगा, ठीक है नहीं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, ठीक है, हिस्टोरिकल बेस हो जाएगा। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, तो यहाँ पर क्या है, ये करंट बेस है, ठीक है नहीं। महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका, तो यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण की एक परिभाषा दे सकते हैं सामान्य से, ठीक है। शहरीकरण में पूछा गया तो यहाँ पर शहरीकरण की एक परिभाषा दे सकते हैं। भारत में आंतरिक मानव प्रवास की परिभाषा दे सकते हैं। तो यानी कि ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है, ये उसके विभिन्न टाइप हमने यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पर्सन के मुख्य भाग पर, क्योंकि आप देखो ये जो इंट्रोडक्शन है ये किसी भी पर्सन का लगभग, जब हम उत्तर लिखते हैं 10 से 15% हिस्सा ही होता है। यानी कि 2 से 2.5 लाइन में इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कंक्लूजन भी 2 से 2.5 लाइन में, और 80% जो हिस्सा है हमारे मुख्य भाग का होता है। यही हमारा काम आता है, क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में वही जो मैंने बताया, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री का उस पर्सन का, या जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, कल्चर एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इथिकल, साइंस, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट हमें खोलने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में वैल्यू एडिशन पे हम फोकस करते हैं, और आज हमारा जो है वैल्यू एडिशन के ही बारे में फोकस है, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस में सबसे ज़्यादा अंक यहाँ से ही आ रहे हैं। ये तो लगभग हर बच्चे का सेम सा ही होगा। अगली 4 से 5 क्लासेस हमारी वैल्यू एडिशन पे ही रहेगी, और मैं आपको सब्जेक्टिव पार्ट फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो एक मेंस का जब आप लंबी क्लास लेते हैं वो उसका अनुभव है, उस अनुभव को आप कर सकते हैं, ठीक है नहीं। जब आप खुद पढ़ेंगे तो इतना तो आप जान ही जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, आप जब वैल्यू एडिशन करना सीख जाएंगे ना, तो सब्जेक्टिव पार्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं, उससे कलेक्ट कर ही लेंगे इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम सॉरी, हाँ, ये हमारा किसी भी क्वेश्चन के आंसर का 70 से 80% हिस्सा मुख्य बॉडी का ही है, ठीक है। हाँ, 70 से 80% हिस्सा इसी का ही है, बॉडी का। तो बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको केवल ये जानना है कि हम बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं। यहां पर हम केवल वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की, यानी कि उस पर्सन के ऑब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो यहां पर नहीं है, ठीक है, वो बाद में हम बताएंगे, ठीक है। बाद में क्या बताएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट आप पढ़ते हो, यानी कि किसी भी पर्सन का
जैसे कोई पर्सन आ गया तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, महिलाओं पे क्या प्रभाव है, बच्चों पे क्या प्रभाव है, ऐसी सारी चीजें वो आप पढ़ते हैं तो वहां से कलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू एडिशन पे हमारा फोकस है। तो वैल्यू एडिशन में क्या क्या आते हैं भाई, हेडिंग, सब हेडिंग, 5 से 6 पॉइंट होने पर हेडिंग में। यानी कि जब हम पर्सन का उत्तर लिखते हैं तो एक उसकी हेडिंग बनाएंगे, उसकी सब हेडिंग बनाएंगे, एक हेडिंग में 5 से 6 पॉइंट आप देंगे। ये हमारे बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं जो हम एग्जामिनर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और मैप के आधार से भी बता सकते हैं मैप कहाँ पर रिलेवेंट है। मैप वैसे तो कई जगह रिलेवेंट है, हिस्ट्री में भी है, मगर ज्योग्राफी आईआर वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है मैप का। फिर हम फैक्ट बताएंगे कुछ, अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसके साथ अपना तथ्य जोड़ेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार इतना डाटा है, यानी कि उत्पादन इतना हुआ है इस वर्ष, ठीक है। तो फैक्ट, डाटा, एग्जाम्पल्स देंगे, भारत में कोई अच्छी प्रैक्टिस हुई है उससे संबंधित, या विश्व में कहीं पर भी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, और केस स्टडी के बारे में भी हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरवन भाई, लास्ट में जब हम, अभी तो हम वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, 4-5 क्लास और होगी, लास्ट में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के दो दो क्वेश्चन के मॉडल आंसर आपको कराए जाएंगे कि कैसे उनके मॉडल आंसर होते हैं। आपसे ही कराए जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि एक बार हम वैल्यू एडिशन करा दे तो उसका सब्जेक्टिव पार्ट हम आपसे ही जानेंगे, फिर हम बताएंगे कि नहीं आता तो वहीं पर कराएंगे। मगर पहले हम वैल्यू एडिशन की क्लास ले रहे हैं तो उसी में बता रहे हैं कि बॉडी में आपको क्या क्या, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, या ये पीडीएफ हमारे ऐप पे जाके आपको मिलेगी, और ये सारी चीजें आपको अभी से कलेक्ट करनी शुरू करनी होगी। तो बॉडी में कीवर्ड्स, स्पीच, जो स्पीच होती है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश के, या हमारे राष्ट्रपति की, वे क्या शब्द कह रहे हैं, उनमें ऐसा क्या कीवर्ड आया। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और विश्वास, ठीक है, ये एक कीवर्ड मिल गया। तो हमारे मेन आंसर राइटिंग में इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसका यूज करेंगे, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी कर सकते हैं। तो इससे एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको देगा, ठीक है। हम केवल आपको रास्ता बता रहे हैं कि कैसे चलना है, ठीक, बाकी सब आप करेंगे। पहले आप इसको समझ जाए, जब आप समझ जाएंगे ना, अगली 4-5 क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कितनी आसान है। हम पहले उसका जो कठिन भाग है उसको आसान कर रहे हैं, और यानी कि वैल्यू एडिशन की तरफ हम चल रहे हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, वो सब चीज़ जानते हैं आप, कोई बड़ी बात है नहीं, तो उसको भी बता देंगे, ठीक है। नहीं, वो भी की फॉर्म में ऐसा बताएंगे कि आप भूलोगे नहीं। तो इंडिसेज, सूचकांक, रिपोर्ट्स, रैंकिंग, भारत की रैंकिंग, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, बहुत सारी रिपोर्ट आती है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आती है, विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है, बहुत सारे सूचकांक आते हैं, भ्रष्टाचार संबंधी सूचकांक है, प्रेस से संबंधित सूचकांक है, निवेश से संबंधित सूचकांक है। जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि निवेश इतना प्राप्त हुआ इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नहीं तो हमारे क्वेश्चन की जो सुंदरता है बढ़ जाएगी और अधिक अंक हमें प्राप्त होंगे। बहुत सारी कमेटी है, सच्चर कमेटी, खन्ना कमेटी, गुरु राम राय कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, कहाँ कहाँ इन कमेटी का प्रयोग होना है ये आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको पता होने चाहिए, मुख्य मुख्य विभिन्न कानून का भी इस बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, संधि है, उसका भी, पर्यावरण से संबंधित कोई संधि है, ठीक है, ओजोन परत से संबंधित कोई संधि है, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित कोई संधि है, तो आपको पता होनी चाहिए कुछ ट्रीटी, ठीक है, ताकि हम उसका जब आंसर लिखे तो उसमें को शामिल कर सकें। चैलेंजेस भी बता सकते हैं, चुनौतियां। तो हमारी बॉडी में ये वैल्यू एडिशन हमें करना है, हमारा मुख्य फोकस इसी पे। हमने क्या कहा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, इसके दो भाग होते हैं, एक भाग इसका सब्जेक्टिव पार्ट, एक भाग इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में वही वैल्यू एडिशन जो हम आज करा रहे हैं और अगले 2-3 क्लास में एक रहेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट वो है जो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, इकोनॉमी पढ़ा रहा है, क्योंकि वो तो भाई 4 क्लास में तो होगा नहीं, उसके लिए तो 2.5 से 3 साल लगते। मगर कोई बात नहीं, आप वैल्यू एडिशन सीख लें तो वैल्यू एडिशन से आप अपने क्वेश्चन को जान डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आप धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर बनता चला जाएगा। तो हमारी ये
मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज है, ये वैल्यू एडिशन पे है। तो बॉडी हम देख रहे थे, अब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी सरून भाई, आप जाके वहां से डाउनलोड करना। तो बॉडी में कुछ और है, जैसे आर्टिकल, हमारे जो संविधान है उसके कुछ अनुच्छेद लिखने, जैसे स्वतंत्रता से संबंधित कोई आर्टिकल है, समानता से संबंधित कोई बात की गई है, पर्यावरण से संबंधित, तो उनके आर्टिकल हमें पता होने चाहिए, ठीक है नहीं, वे लिखने मेंशन करने हैं बॉडी में, पार्ट में अपने आंसर के। हमारी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी, जहां भी स्कोप हो वहां पर इनको मेंशन करना है। यानी कि ये सारा पार्ट किसका है, बॉडी का पार्ट है। 70 से 80% हिस्सा इस बॉडी का है किसी भी पर्सन के आंसर लिखते समय। यस सर, सरवन भाई इसको ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो, और यार नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, मगर आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। फिर आप जब आंसर लिखेंगे ना तो अन्य लोगों से आपका आंसर बेहतर होगा, ठीक है नहीं। बस 4-5 क्लास हमारी और होगी, उसके बाद हम यूपीपीसीएस का जो 200 आंसर हम कराने हैं उसमें वो सारे प्रयोग करके दिखाएंगे जो यहाँ से सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। स्कीम्स, योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, किसी अन्य राज्य सरकार की योजनाएं, पॉलिसीज, डेज और थीम्स। जैसे हमने कहीं पर महिला सशक्तिकरण के बारे में उल्लेख करना है तो हमें बताना होगा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से संबंधित कौन से दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमने डेट लिख देनी है वहां पर। तो हम कह सकते हैं महिलाओं को का सशक्तिकरण करना है तो समाज को भी सशक्तिकरण करना होगा, उसके लिए जन जागरूकता लानी होगी और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। या पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, ठीक है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो हम बताएंगे पर्यावरण का कोई संरक्षण करना है तो हमें क्या करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, और जागरूक करने का सबसे अच्छा क्या तरीका है, पर्यावरण दिवस, कोई भी दिवस होता है तो उस दिवस का नाम मेंशन करना होगा, पर्यावरण दिवस, आगे लिख देंगे 5 जून, ठीक है। थीम, अगर थीम याद है तो और भी अच्छा है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यानी कि ये किसी भी यहाँ से ऊपर तक का जो पार्ट था क्या था, ये सारा का सारा पार्ट वैल्यू एडिशन था। ये जो पार्ट है ये है, यानी कि ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट था किसी भी पर्सन के उत्तर का, और ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है जो नीचे है। ये हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, बाकी इसको हम बताएंगे जब आगे हम इसको क्लास कराएंगे तो इसको सब समझाएंगे। ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें क्या क्या है। जैसे ये हमने बता दिया SC3P 3EP2S, पेस्टल, जेब्रा, वास, NTPC, कट, SSCE, स्वाट, टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई नीति बनानी है तो स्मॉल टाइम के लिए, मीडियम टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है नहीं। स्टेक होल्डर कौन कौन से, उसके कोई अगर कार्य कर रहे तो उसमें स्टेक होल्डर। सर आर्टिकल का क्लास कब चलेगा, कल जो क्लास होगी आप उसमें देखेगा तो आपको सब चीज मिलेगी, आर्टिकल भी मिलेंगे, सब चीज, आप चिंता मत करो, ठीक है नहीं। तो 3A 3E 3P ये सारी चीजें हम जो वैल्यू एडिशन की हमारी क्लास होगी कल या परसों की, उसमें ये सब चीज डिटेल से समझाई गई है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे किसी भी आंसर की जब हम मुख्य भाग लिखते हैं उसमें ये सारी चीज आनी चाहिए। अच्छा ये छूट गया था हमारा SDG, कितने होते हैं 17, हमें पता होना चाहिए। पहले SDG में क्या है, गरीबी, दूसरे में भूख, तीसरे में क्या है, शिक्षा, चौथे में स्वास्थ्य, 5 में लैंगिक समानता, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं। 17वें में क्या है, भागीदारी, ठीक है। सेकंड RC की 15 रिपोर्ट हो, आपके पूरे 15 रिपोर्ट के टाइटल पता होने चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। आप केवल क्लास देखते रहो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है नहीं। नीति आयोग की जो विभिन्न रिपोर्ट है उनको मेंशन करना है बॉडी में। तो ये सारे पार्ट क्या है, किसी भी आंसर के बॉडी के मुख्य अवयव हैं, इसी से हमारे आंसर में जान आती है और एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन का पार्ट था ऊपर वाला, यानी कि ऑब्जेक्टिव, और ये इसका सब्जेक्टिव, जैसे हिस्ट्रिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ठीक है नहीं, इन्वायरमेंटल और इथिकल, पॉलिटिकल, साइंस, सोशल। पेस्टल वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, लीगल, इन्वायरमेंटल, जेब्रा टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे। वास क्या है, स्वच्छता से संबंधित, NTPC विदेश नीति से संबंधित, शॉर्ट टेक्निक, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है नहीं, हमारी मुख्य कमजोरियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीजें, तो इनको आगे डिस्कस किया गया है अगली क्लासों में। अब हम किसी भी पर्सन का जो अंतिम हिस्सा होता है उसका आंसर लिखते समय
कंक्लूजन वो किसी भी पर्सन का 10 से 15% हिस्सा होता है, उस पर पहुंच गए, ये अंतिम हिस्सा है। तो कंक्लूजन में हम क्या दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, यानी कि हमें क्या क्या जाना चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। हमें इसमें जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य उन्मुख होना चाहिए। कोई भी आप सुझाव दे तो वो भविष्य उन्मुख हो और बड़ा हिस्सा समाज का उससे प्रभावित हो। ठीक है, एसडीजी के बारे में बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में हम यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं, कोई कमेटी है उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, उसमें जो सुझाव दिए गए वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे कंक्लूजन के पार्ट थे, ठीक है नहीं। तो हमने आपको अभी तक ना ही तो पर्सन लिखना सिखाया, आप सीख जाओगे कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो हम उसका भारी ढांचा बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम पर्सन को जब हल करेंगे कैसे कैसे उसका आंसर लिख सकते हैं। वही एक इसका सब्जेक्टिव पार्ट और एक इसका ऑब्जेक्टिव। तो ये सारा हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट वैल्यू एडिशन था, सब्जेक्टिव पार्ट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, उसी पे काम कर रहे हैं। तो किसी भी पर्सन के कंक्लूजन में ये भाग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी भाग हो सकते हैं, ठीक है नहीं। तो हाँ, अभी हम एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं समग्र अपनी ऐप पे, और ये एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा जो यूपी पीसीएस आरओ को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसमें लगभग 200 घंटे की लाइव क्लास होंगी, और हमारी जो फैकल्टी है उसमें आपको इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की है। हमारी जो फैकल्टी है वो अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएंगी, और ये सिलेबस न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आयोग नए पर्सन पूछा है नए तरीके से, उसी पे बेस है। इसमें 10 टेस्ट इसके साथ इंक्लूडिंग है। कोई बच्चा बाहर से अगर केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहता तो उसके लिए 199 फीस रखी गई। पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 30 जून तक इसकी फीस 999 ना होकर 500 रुपये। तो आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए आगे। तो खैर, आज हमने जो क्लास में देखा उसको देखते हैं। हाँ, ये हमारा आंसर था, इसके स्ट्रक्चर थी। स्ट्रक्चर के बाद हमारे आंसर के में जितने पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसका एक ये आउटलेट है यानी कि परफॉर्मा है, इसको बताया। इसके बाद हमने किसी भी आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो बताया, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें, वो सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उत्तर की एक संरचना, फिर परिचय, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, कितने तरह से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ये आपको उदाहरण दिए, ठीक है। अब हम बॉडी पे आ गए, किसी पर्सन की बॉडी के पार्ट है वैल्यू एडिशन के, ये वैल्यू एडिशन के भी पार्ट है, और ये कैसे है सब्जेक्टिव, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ से लेनी है। निष्कर्ष हमने देखा, और ये हम जो बेंच लॉन्च करना चाह रहे हैं वो है। और इसके अलावा भी हमारी ऐप पे सब्जेक्ट वाइज जीएस कराई जाएगी, तो आप उससे जुड़िएगा। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली जो 3-4 क्लास है वो वैल्यू एडिशन पे फोकस है, जिसमें कल या परसों टेल वर्ड्स पे होगी, एक डायग्राम या चार्ट पे होगी, एक क्लास रिपोर्ट पे होगी, एक क्लास हमारी कीवर्ड्स पे होगी। तो आपको सारी चीज़ें यहीं से पता चल जाएंगी। उसके बाद हम मॉडल आंसर कराएंगे, किसी 2 यूपीएससी के पर्सन लेकर और 2 पीसीएस के, उनको सोल्व कराएंगे यहीं पर ही। तो आप इसको